हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर शितांशु। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो कि आपकी बुक से एनसीईआरटी से 9 चैप्टर है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 कवर कराऊंगा। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने से पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा व्हाट इज़ अ सीक्वेंस, इसके फ्यू एग्जांपल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस भी डिस्कस करेंगे आज की हम वीडियो में, जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा एपी एंड जीपी के। उसके बाद जनरल फार्मूला बताऊंगा मैं एन टर्म का कोई भी फार्मूला, जैसे हमारे पास लिख देते हैं ए एन, तो उस फार्मूले की हेल्प से हम उसके सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक रिकरेंस रिलेशन बताऊंगा। रिकरेंस रिलेशन भी एक्चुअली ए एन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है जनरल फार्मूले से। उसके बाद मैं आपको यहाँ से आज सीरीज़ बताऊंगा, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 का। और साथ ही मैं आपको सीक्वेंस की एक फॉर्मल डेफिनेशन भी बताऊंगा, जो कि फंक्शंस की हेल्प से यहाँ दी हुई है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिल्कुल आखिरी तक वीडियो देखना। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस, तो हमारे लिए सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि एक सीक्वेंस जो है वो होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर विद सम पैटर्न। अब ये पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम सिंपली नेचुरल नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है। या फिर हम लिखते हैं ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, तो वो भी क्या है, एक सीक्वेंस होगा। यहाँ तक कि जो प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं, जो कि स्टार्ट करेंगे जैसे 2 3 5 7 11, तो ये जो हमने लिखा ये भी हमारे पास क्या है, मतलब जो प्राइम नंबर्स हैं वो भी एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न है, कोई ना कोई चीज़ है कॉमन जो इनको आपस में कोरिलेट कराती हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या आता है कि जो सीक्वेंस होते हैं ना, वो सीक्वेंस भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोग्रेशंस, जैसे प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो प्रोग्रेशन क्या क्या होंगी हमारे पास। तो 10th क्लास में जैसे आपने प्रोग्रेशंस पढ़ी हैं, कौन सी प्रोग्रेशन पढ़ी थी आपने 10th क्लास में? 10th क्लास में आपने पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इस साल आप पढ़ने वाले हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। और एक प्रोग्रेशन और आती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आईआईटी वगैरह के लिए यूज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। खैर अभी हम सीबीएसई के लिए ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 में हमारा कवर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक्सरसाइज 9.3 में कवर होगा हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की। तो अब इसमें हमारे पास चाहे सीक्वेंस हो चाहे एक प्रोग्रेशन हो, उसमें दो तरह के सीक्वेंस या प्रोग्रेशन हो सकते हैं यहाँ पर, या तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। तो अगर हम बात करें कि एक फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस या फिर फाइनाइट प्रोग्रेशन इन केस ऑफ प्रोग्रेशन। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, अगर मैं उसको एक सीक्वेंस के तरीके से लिखता हूं तो वो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सीक्वेंस को। तो एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। हम एक फार्मूले की हेल्प से सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस है, आपको ये तो पता ही होगा, सीक्वेंस की टर्म्स को लिखने के लिए हम ए एन ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं, या फिर टी एन भी यूज़ कर लेते हैं कुछ कुछ बुक्स में। तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा ए एन इक्वल्स टू 2n-1, आपको शायद पता होगा कि ये 2n-1 क्या है। ये एक सीक्वेंस बनाएगा, ये क्योंकि ऑड नंबर्स का सीक्वेंस बनाएगा। आपको आपने अर्लियर क्लासेस में जब वर्ड प्रॉब्लम्स की होंगी लीनियर इक्वेशंस में, तो वहाँ पर जब हम कहते थे कि लेट द ऑड नंबर बी, तो ऑड नंबर्स को हम 2n-1 बोलते थे और इवन नंबर्स को हम 2n बोल देते थे, क्योंकि देखिए अगर आप n की कोई भी नेचुरल वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करोगे
तो हमारे पास जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो एक इवन नंबर होगा। तो हमारे पास ये एक फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ इस फार्मूले में, तो ये हो जाएगा a1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1, यानी कि ये 1 आने वाला है। इसी तरीके से यहाँ से पुट n इक्वल्स टू 2, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब क्या होगा, तब हमारे पास a, देखिए यहाँ पर ये n के प्लेस पे 2 पुट हो जाएगा, a2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 1, जो कि हमारे पास आएगा यहाँ से 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आगे चाहे तो और भी टर्म्स हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड टर्म फाइंड करनी हो आपको, फोर्थ टर्म फाइंड करनी हो। तो ये हमारे पास एक फार्मूला गिवन था। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस के लिए आप एक फार्मूला लिख सको। जैसे ऑड नंबर्स के लिए हम एक सीक्वेंस लिख पा रहे हैं, इवन नंबर्स के लिए हम एक सीक्वेंस लिख पाएंगे, नेचुरल नंबर्स के लिए हम सीक्वेंस लिख पाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम सीक्वेंस लिख पाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के लिए भी हम एक सीक्वेंस वाला फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसके केस में हम कोई भी फार्मूला नहीं लिख सकते। जैसे हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, इसके लिए आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। आपकी इसकी nth टर्म को या nth सीक्वेंस को आप an इक्वल्स टू कोई फार्मूले के तौर पे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसका फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, इसको वर्बली लिखते हैं हम, इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसको सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स ही लिखेंगे हम। तो अब देखिए, यहां से आगे एक तरीका और होता है हमारे पास किसी भी सीक्वेंस को लिखने का, जिसको हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। अब रिकरेंस रिलेशन क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन होता है जिसमें हम कोई भी टर्म फाइंड करते हैं। किस तरीके से फाइंड करते हैं, हम उसके पिछले वाली टर्म की हेल्प से कोई भी टर्म फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, an-1 प्लस 2 लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो मैंने रिकरेंस रिलेशन लिखी है, ये रिकरेंस रिलेशन क्या कर रही है, पिछली टर्म की हेल्प से एक नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड कर देगी, इसीलिए इसको रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। रिकरेंस रिलेशन के लिए हमें पिछली टर्म का पता होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस आता है, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस इसकी स्पेलिंग में आएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, देखो अब फिबोनाची सीक्वेंस को अगर मैं इसकी रिकरेंस रिलेशन के तरीके से लिखूंगा ना, आपको बड़ा यहाँ से वियर्ड लगेगा। ये होता है an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2। और यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू जो है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी। तो यहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू आप 3 डाल सकते हो, और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यहाँ पे खुद से देंगे आप। तो देखिए बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करके देखें इस रिकरेंस रिलेशन में, पुट n इक्वल्स टू 3, यहाँ पर 3 डालने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a3 इक्वल्स टू, जब यहाँ पर 3 डालोगे आप तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा a2, और जब यहाँ पर आप 3 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1। तो इसका मतलब देखिए आप क्या समझ पा रहे हो, यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए, a3 फाइंड करने के लिए हम a1 और a2 में, a1 और a2 को यानी कि पिछली दो टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे। अब यहाँ से हमें फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो समझ आ गया। लेकिन अब एक काम और करते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ। मान लीजिए फिबोनाची सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 है, तो फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हम कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए पिछली दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे 1 और 1 को यहाँ पे ऐड कर दे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से 3 आएगा। अब नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड करने के लिए हम प्रीवियस दोनों टर्म यानी कि ये 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 5 और 3 को ऐड करेंगे, 8 आएगा। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 8 और 5 को ऐड करेंगे, यहाँ से 13 आएगा, और ऐसे ही आप आगे तक जा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फिबोनाची सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए, ये तो थी सारी बातें जिसमें मैंने सिर्फ आपको जनरली समझाया कि एक सीक्वेंस क्या होता है, लेकिन हमारे पास सीक्वेंस की एक डेफिनेशन भी निकल के आती है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है,
अब देखिए, क्योंकि आप 11th क्लास में सीक्वेंस पढ़ रहे हो और सीक्वेंस जो है आपकी बुक का 9th चैप्टर है, तो वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सेकंड चैप्टर यानी कि जो फंक्शंस वाला चैप्टर है वो पढ़ लिया होगा। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन विच takes natural values as input and gives some real values. Means it is a function from natural numbers to real numbers. लेकिन अब देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक फंक्शंस नहीं पढ़ा है तो उनको मैं ये समझा देता हूँ कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले में आप इनपुट डालोगे कोई भी नेचुरल नंबर, लेकिन जो आपकी आउटपुट आएगी ना वो कोई भी रियल नंबर आ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एक सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस की प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से सीरीज़ की। तो सीरीज़ जो है, किसी भी सीक्वेंस से रिलेटेड आप एक सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ A1, A2, A3, A4 और इसमें और भी आगे टर्म्स हैं एंड सो ऑन, तो यहाँ से इस सीक्वेंस के रिलेटेड सीरीज़ बनाने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ उनके बीच में एडिशन साइन डाल देना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो ये जो आ गया, ये बन गया हमारा क्या? एक सीरीज़। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सेट ऑफ ऑड नंबर्स लिख लेते हैं, यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये सीरीज़ बन गई। लेकिन अगर देखिए ये सीरीज़ को मैं फाइनाइट बना दूँ, लास्ट में मैंने लिख दिया 49, तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड करने जाएंगे? यहाँ से हम कहेंगे कि सम ऑफ दिस सीरीज़, तो इसका मतलब सम हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की सभी टर्म्स का सम। तो अब यहाँ से हम एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 9.2 बोल गया मैं गलती से, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth टर्म्स आर। तो आप देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्या बताया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर nth टर्म के लिए एक फार्मूला गिवन है, an इक्वल्स टू n टाइम्स n प्लस 2। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला दे दिया है एक सीक्वेंस के लिए, तो उस सीक्वेंस को हमें फाइंड करना है। एक्चुअली उसकी 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में, इस जनरल फार्मूले में पुट कर देंगे n की वैल्यू 1, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है जिसमें नेचुरल नंबर एज एन इनपुट हम सब्सिट्यूट करते हैं। तो n की वैल्यू 1 डालने पर ये बन जाएगा A1 इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट्स में 1 प्लस 2, जो कि होने वाला है 1 इंटू 3। यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारी 3 आ जाएगी। जब हम नेक्स्ट टर्म पुट करने जाएंगे, पुट n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे हम। देखो आपको ये याद रखना है कि n की वैल्यू हम लेफ्ट में भी पुट करेंगे और राइट में भी, हर जगह पुट करेंगे हम n की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं n की वैल्यू 2, तो A2 क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 2, तो ये रह गया यहाँ से हमारे पास 2 इंटू 4, जो कि बन जाएगा 8। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है n इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से A3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 प्लस 2, जो कि हो जाएगा 3 टाइम्स 5, जो कि आ जाएगा 15। इसी तरीके से हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, उसके लिए हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। बड़ा सिंपल है, जो भी आपको जिस पोजीशन की भी आपको टर्म फाइंड करनी है वही वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हम पुट करने जा रहे हैं A4, फार्मूला एक्चुअली छिप गया, तो फार्मूला है n इंटू n प्लस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, जो कि हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 6, और जो हमारे पास आने वाला है 24। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो कि हमें पुट करनी पड़ेगी n इक्वल्स टू 5, और यहाँ से A5 बन जाएगा 5 ब्रैकेट्स में 5 प्लस 2, तो ये 5 इंटू 5 प्लस 2 होगा 7, ये आ गया 35। तो हमने सारी टर्म्स फाइंड कर ली हैं। अब हम चाहें तो इसको एक सीक्वेंस के तरीके से लिख सकते हैं। 3, आपको पता ही है हम जब टर्म्स लिखते हैं तो उनके बीच में क्या करते हैं, कॉमा डाल देते हैं। तो 3, 8, 15, 24, 35, इस तरीके से हमारे पास ये सीक्वेंस आ चुका है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये भी हो गया है। तो अब
हमारे पास क्या होगा आने वाले क्वेश्चंस में, हमारे पास सीक्वेंस का फार्मूला चेंज होता जाएगा और उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है ए एन इक्वल्स टू एन बाय एन प्लस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर का सीक्वेंस बनेगा। तो हम जैसे ही n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या होगा, ये a1 इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस 1, ये हो गया 1/2। तो फर्स्ट टर्म हमारी सीक्वेंस की बन रही है 1/2। इसी तरीके से हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा a2 इक्वल्स टू 2 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2/3। फिर नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर होता है 3, तो यहाँ से थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी a3 इक्वल्स टू 3/3 प्लस 1, जो कि हो गया हमारे पास 3/4। नेक्स्ट हम अगर पुट करते हैं अपने इसी फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा a4 इक्वल्स टू 4/4 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 4/5। आप देख सकते हो हर बार हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शंस आ रहे हैं टर्म्स में। पुट n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू अगर हम 5 डालते हैं तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी a5 इक्वल्स टू 5/5 प्लस 1, और ये हो जाएगा 5/6। तो ये तो हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। अब इसको अगर हम एक सीक्वेंस के तरीके से लिखें तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2, सेकेंड टर्म है 2/3, थर्ड टर्म है हमारे पास 3/4, फोर्थ टर्म है 4/5, फिफ्थ टर्म है 5/6। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोली थी, तो हमने सिर्फ 5 टर्म्स फाइंड किए हैं। अगर आप आगे चाहें तो आगे भी इसके टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल मतलब रैशनल नंबर्स का सीक्वेंस बना था यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फार्मूला गिवन है nth टर्म के लिए फार्मूला गिवन है an इक्वल्स टू 2n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला कुछ ज़्यादा ईजी है। पुट n इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 2 आप इस पावर को सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, 2 क्या होता है 2। आगे हम पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा a2 विच इज़ इक्वल टू 2 जो कि बन जाएगा 4। फिर यहाँ से हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 3, यहाँ से आ जाएगा a3 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा 8। हम फिर पुट करेंगे नेक्स्ट n की वैल्यू 4, तो यहाँ से फोर्थ टर्म आ जाएगी, फोर्थ टर्म होगी a4 इक्वल्स टू 2 होता है 16, और यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म पुट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा a5 इक्वल्स टू 2 जो कि हो जाएगा हमारे पास 32। देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस है ये एक जनरल रूल बनाता है, इसको वर्ड्स में हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ पावर्स ऑफ 2। तो यहाँ से अगर हम इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32। हमने अभी 5 टर्म्स दिए हैं, आगे चाहें तो हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट मैं ज़रूर लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है an इक्वल्स टू 2n माइनस 3 डिवाइड बाय 6। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से भी कुछ फ्रैक्शंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए nth टर्म का फार्मूला गिवन है an इक्वल्स टू, देखिए इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, -1 रेज़ टू द पावर n-1, और यहाँ से है 5 रेज़ टू द पावर n+1। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1। अब जब हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले में देखो n कहाँ पर है, n यहाँ पे है, n पावर में यहाँ पर है, -1 की पावर में, और ये 5 की पावर में भी n है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी -1 की पावर गिवन हो तो वो होता है एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस का मतलब मैं समझा देता हूँ, एक टर्म पॉजिटिव आएगी फिर दूसरे वाली टर्म नेगेटिव आएगी, इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होता रहेगा, तो इसको ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस हम बोल देते हैं। तो देखिए n की वैल्यू 1 डालने पर क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू पावर 1+1। तो आपको पता होगा कि ये बन जाएगा -1 रेज़ टू पावर 0 और 5²। तो हाँ, मैं ये कह रहा था आपको पता होगा कि -1 रेज़ टू द पावर 0 क्या होगा।
-1 रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 होगा और ये जो 5 स्क्वायर है वो होगा 25। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आई है वो आ चुकी है 25। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ जिस रूल को हम बोलते हैं ज़ीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट का रूल क्या होता है? ज़ीरो एक्सपोनेंट का रूल होता है एनी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, उसकी अगर आप पावर ज़ीरो लिखते हैं यानी कि a रेज़ टू पावर 0 तो वो वैल्यू 1 आएगी। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ से जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब 0 रेज़ टू पावर 0 जो है ना वो 1 नहीं होगा और बाकी कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर 0 डालने पर आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ज़ीरो एक्सपोनेंट का रूल होता है जो हम एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे ज़रूर। तो अब क्या करने वाले हैं हम? अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम। n इक्वल्स टू 2 पुट करने पर देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a2 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 2 -1। देखो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये जो जनरल फार्मूला है इसमें मैंने n को सर्कल किया हुआ है, वो आपको ये बताने के लिए कि n की वैल्यू कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 + 1। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 और ये हो गया 5 क्यूब -1 रेज़ टू पावर 1। अब आपको देखिए ये तो पता ही होगा कि नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड नंबर होती है तो वहाँ से आंसर जो है नेगेटिव आता है। तो यहाँ से आंसर आ गया -5 क्यूब होता है 125, तो -125। सेकेंड टर्म आ रही है -125। थर्ड टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करने वाले हैं 3। हमारा जनरल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू 3 पुट करने पर ये हो जाएगा a3 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 3 -1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 + 1। तो यहाँ से बनने वाला है -1 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ से हो जाएगा ये 5 रेज़ टू पावर 4। तो आपको पता होना चाहिए -1 की पावर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है -1 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर है ये, यानी कि ये एक इवन पावर है। इवन पावर क्या करती है, नंबर को पॉजिटिव बना देती है। तो ये 1 बन जाएगा और 5 रेज़ टू पावर 4 होता है 625। तो हमारी थर्ड टर्म आ चुकी है पॉजिटिव 625। नेक्स्ट पुट करेंगे हम यहाँ से n इक्वल्स टू 4, तो ये बन जाएगा a4 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 4 -1 और 5 रेज़ टू पावर 4 + 1। तो ये बनने वाला है -1 टू द पावर क्यूब और ये 5 रेज़ टू पावर 5। अब आपको पता है -1 की पावर 3 है, यानी कि एक ऑड पावर है, तो ऑड पावर होने से ये नंबर नेगेटिव आने वाला है। और 5 रेज़ टू पावर 5 जो है वो होगा 3125। अब इसके बाद क्योंकि हमें 5 टर्म फाइंड करनी है तो एक टर्म और फाइंड करेंगे n की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करके। तो a5 आने वाला है हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 5 -1 और यहाँ से हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 5 + 1। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 6। -1 की पावर इस बार इवन आ गई है तो वो पॉजिटिव आंसर आने वाला है और 5 रेज़ टू पावर 6 जो होता है वो होता है 15,625। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीक्वेंस आ चुका है। ये सीक्वेंस हमारे पास क्या बना है, इसकी फर्स्ट टर्म है 25, सेकेंड टर्म है -125, थर्ड टर्म है पॉजिटिव 625। आप देख सकते हो एक टर्म पॉजिटिव आ रही है, एक टर्म नेगेटिव आ रही है, तभी मैंने बताया था कि इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो हमें सिर्फ 5 टर्म फाइंड करनी थी, हमने कर दिए। आगे आप चाहें तो और भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगा, आप उसको कंप्लीट खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टेटमेंट क्या दी हुई है, फार्मूला गिवन है हमारे पास nth टर्म के लिए an इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये n इंटू n² + 5/4 लिखा है। तो बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है कि ये कुछ ऐसे तो नहीं लिखा है जैसे हम लिखते हैं 3 and 1/5, ऐसे तो नहीं लिखा है, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मिक्स फ्रैक्शंस सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए होते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये n इंटू n² + 5/4 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि nth टर्म का फार्मूला हमारा ये है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो भी टर्म फाइंड करनी है वो कर सकते हैं। सिर्फ एक टर्म मैं फाइंड करके बता देता हूँ यहाँ से। पुट n इक्वल्स टू 1,
n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a1 इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट्स में 1 स्क्वायर प्लस 5/4 और 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5 6/4 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। इस तरीके से मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड कर दिए हैं। बाकी आगे की टर्म्स इसकी आप खुद से फाइंड कर लेना a2 से लेकर a5 तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइजेज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्टेटमेंट गिवन है an इक्वल्स टू 4n-3 और यहाँ से आपको बताया गया है कि आपको a17 और a24 फाइंड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम ऐसे a17 लिखते हैं तो हम a लिखते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और 17 ये जो नंबर है ये लिखते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि a जो है यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट है और ये जो 17 है ये सबस्क्रिप्ट है। तो ये बताना चाह रहे हैं इस a7 के नोटेशन के थ्रू कि हमें 17th टर्म फाइंड करनी है। तो अब क्योंकि आपको पता है कि an जैसे हम लिखते हैं तो ये nth टर्म होती है, तो अगर हम n के प्लेस पे 17 लिख देते तो ये 17th टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फार्मूला गिवन है सीक्वेंस का, इसमें हम एक बार पुट करेंगे n इक्वल्स टू 17, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है हमें स्टेटमेंट में कि 17 टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए इस फार्मूले में कहाँ कहाँ हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं ये ब्लू कलर से सर्कल कर रहा हूँ n की वैल्यूज़। यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 17 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा a17 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट्स में 17 माइनस 3, 4 17 आए और 17 4 होगा 68 माइनस 3 जो कि हमारे पास आने वाला है 65, यानी कि हमारी 17th टर्म जो है वो 65 आएगी। इन्होंने हमें 24th टर्म फाइंड करने के लिए भी बोला है, तो हम n इक्वल्स टू 24 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a24 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 24 माइनस 3। 4 टाइम्स 24 जो है 96 होता है, 96 माइनस 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 93। तो इन्होंने सिर्फ हमें 17th और 24th टर्म फाइंड करने के लिए बोला था क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि हमने फाइंड कर दिया है यहाँ से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 में an का फार्मूला दिया हुआ है हमें यहाँ से, और ये फार्मूले में लिखा हुआ है n स्क्वायर बाय 2n और साथ में ये बताया है कि आपको a7 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 7, तो ये हो जाएगा a7 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 2^7। 7 स्क्वायर जो है वो होता है 49 और 2^7 होता है 128। 2^7 तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फार्मूला गिवन है। ये भी एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा था। an इक्वल्स टू -1^n-1 और यहाँ से साथ में लिखा हुआ है n³ और हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है a9 फाइंड करो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस सीक्वेंस के फार्मूले में n की वैल्यू 9 पुट करने वाले हैं। ये आ जाएगा हमारे पास a9 इक्वल्स टू -1^9 और n³ का मतलब हो गया 9³। तो a9 की वैल्यू आने वाली है, देखिए -1^n-1 जो है 8 हो जाएगा और ये है 9³। तो -1^8, 8 जो कि एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। और सिर्फ हमें 9³ यहाँ से लिखना है, 9³ जो कि हमारा होता है 729। तो हमारा यहाँ से 9th क्वेश्चन भी हो गया है, 9th क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 10th क्वेश्चन भी कर देते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस के लिए फार्मूला गिवन है an इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में 2 फैक्टर लिखे हैं n इंटू n-2 और डिवाइडेड बाय लिखा है यहाँ से n+3। तो हमारे पास यहाँ से साथ में ये भी बताया कि आपको 28th टर्म फाइंड करनी है। तो हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से ये बन जाएगा a20 इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट्स में 20 माइनस 2 डिवाइड बाय 20 प्लस 3, तो हो जाएगा 20 इंटू 18 डिवाइड बाय 23। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ से कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 18 2 36, तो ये 360/23 हमारे पास जो है 20th टर्म आ गई है और यही हमारा यहाँ से
आंसर भी है। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक के लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो ठीक है, यहाँ से पहले सीक्वेंस लिखना है और उसके बाद सीरीज लिख के दिखानी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि a1 इक्वल्स टू 3, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 3। फिर यहाँ से an के लिए एक फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले को हम बोलेंगे रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्यों है? क्योंकि इसमें nth टर्म जो है वो n माइनस 1th टर्म के टर्म्स में डिफाइंड है। और यहाँ से ये भी बताया हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n ग्रेटर देन 1। ये सिंबल होता है फॉर ऑल का। अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ से फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है पहले, और फिर एक सीरीज़ लिखनी है यहाँ से। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी? फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2। अब हमने n इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि n इज़ ग्रेटर देन 1। तो n ग्रेटर देन 1 गिवन है, तो हम n की वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करेंगे। तो अब ये जो रेफरेंस रिलेशन गिवन है, ये इसमें मैं सबसे पहले तो n को यहाँ से सर्कल कर देता हूँ। देखिए यहाँ n है और यहाँ n है, तो इन दोनों जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे n की। तो n इक्वल्स टू 2 पुट करने वाले हम, तो ये हो जाएगा a2 इक्वल्स टू 3a2 माइनस 1 प्लस 2। तो 3a2 माइनस 1 मतलब a1 प्लस 2, और a1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन में, तो वो वैल्यू 3 गिवन थी प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास a2 की जो वैल्यू है वो आ गई 11। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करने जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या रहेगी? नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से n की 3, n इक्वल्स टू 3। जैसे ही हम n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, यहाँ से हमारा a3 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या आ जाएगी a3 की वैल्यू? a3 की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स a3 माइनस 1 प्लस 2, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3 टाइम्स a2 प्लस 2। और a2 की वैल्यू देखो अभी हमने लास्ट स्टेप में फाइंड की थी यहाँ से 11, तो ये हो गया 3 टाइम्स 11 प्लस 2, जो कि आ जाएगा 35। तो यहाँ से रिकरेंस रिलेशन जब गिवन हो हमारे पास, डायरेक्ट फार्मूला गिवन ना हो, तो आप एक बात देख सकते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें सेकंड टर्म पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से जाके 10th टर्म फाइंड कर दोगे। 10th टर्म के लिए 9th टर्म पता होनी चाहिए, 9th टर्म फाइंड करने के लिए 8th टर्म पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकरेंस रिलेशन को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बीच वाली टर्म्स पता होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से n की वैल्यू नेक्स्ट पुट करने वाले हैं, n इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा फार्मूला a4 इक्वल्स टू 3 टाइम्स a4 माइनस 1 प्लस 2। सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a3 प्लस 2, 3 टाइम्स a3 की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी 35 प्लस 2, 35 3 ज़ा 105 प्लस 2 107 आ गया यहाँ से। और नेक्स्ट हम n इक्वल्स टू 5 पुट करके a5 फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 टाइम्स a5 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a4 प्लस 2, और a4 की वैल्यू जो है वो हमारी 107 आई थी, तो 107 इंटू 3 जो है वो हो जाएगा 321 प्लस 2 323। तो इस तरीके से हमने 4 टर्म फाइंड कर लिया है। एक टर्म क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन थी हमें। तो अब यहाँ से इन्होंने बोला देखो सीरीज़ लिखनी है, तो सीरीज़ कैसे लिखेंगे? अगर हमने 5 टर्म लिखी है और इनफाइनाइट सीरीज़ अगर ये है, अगर हम इसको इनफाइनाइट माने, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ऐसे लिखेंगे हम। तो a1 की वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन थी हमें 3, फिर a2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी जब वो आई थी 11, और a3 की वैल्यू आई थी 35, उसके बाद आया यहाँ से 107 और ये 323। तो आप ऐसे इस सीरीज़ को लिख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा आंसर होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी है, जिसमें ये बताया हुआ है कि an इक्वल्स टू an माइनस 1 बाई n है,
और n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी, यानी कि n की वैल्यू 2 हो सकती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। पुट n इक्वल्स टू 2, यहाँ से आ जाएगा a2 इक्वल्स टू a2 माइनस 1 बाय 2। a2 माइनस 1 का मतलब हो गया a1 बाय 2। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है माइनस 1 बाय 2। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। पुट n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 पुट करने पर ये बन जाएगा रेफरेंस रिलेशन की हेल्प से a3 इक्वल्स टू a2 बाय 3। a2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि थी माइनस 1 बाय 2, उसको 3 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 6। तो हमारे पास यहाँ से थर्ड टर्म भी आ गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। पुट n इक्वल्स टू 4, तो ये बन जाएगा a4 इक्वल्स टू a3 बाय 4। a3 की वैल्यू है माइनस 1 बाय 6, डिवाइड बाय जब इसको 4 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 24। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म भी आ गई है। और n की वैल्यू 5 पुट करते हुए हम फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेंगे जो कि होगा a5 इक्वल्स टू a4 बाय 5। a4 की वैल्यू है माइनस 1 बाय 24, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 120। तो अब देखो यहाँ से 5 टर्म्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ बनानी है तो फर्स्ट टर्म क्या थी, फर्स्ट टर्म थी हमारी माइनस 1। अब सीरीज़ बनाने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे 5 टर्म्स हैं यहाँ पे, उन सभी को ऐड करके लिखेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म लिखी मैंने, सेकंड टर्म की वैल्यू है माइनस 1 बाय 2, तो सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय 2। प्लस थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है माइनस 1 बाय 6। फिर फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, माइनस 1 बाय 24। और प्लस फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू है माइनस 1 बाय 120। तो ये हमारा यहाँ से इस सीरीज़ का सम आ गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है यहाँ से कि a1 की जो वैल्यू है वो a2 के इक्वल है। a1 और a2 दोनों की जो वैल्यू है वो 2 है। और यहाँ से रिकरेंस रिलेशन गिवन है। रिकरेंस रिलेशन है an इक्वल्स टू an माइनस 1 माइनस 1, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि n की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो गिवन ही है, और यहाँ पर एक कंडीशन भी गिवन है कि n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या पुट कर पाएंगे, यहाँ पे हम पुट कर पाएंगे n इक्वल्स टू 3 नेचुरल वैल्यू। तो इस रिकरेंस रिलेशन में मैं फिर से यहाँ पे n को सर्कल कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम n की वैल्यू डालेंगे। तो हम यहाँ पे जब n की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये बन जाएगा a3 इक्वल्स टू a2 माइनस 1, सॉरी a3 माइनस 1 होगा ये, माइनस 1। तो a3 माइनस 1 बन जाएगा हमारे पास a2 माइनस 1। अब यहाँ से a2 की वैल्यू हमारे पास है, जी हाँ, a2 की वैल्यू है 2 माइनस 1 जो कि आ गया 1। तो a3 की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो अब पुट करेंगे हम यहाँ से n की वैल्यू 4, तो हमारे पास आ जाएगा ये a4 इक्वल्स टू a3 माइनस 1। a3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a3 की वैल्यू हमारे पास 1 थी। 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से n, ये वैल्यू a4 की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल्स टू 5। n इक्वल्स टू 5 पुट करने पर ये रिलेशन हमें देगी a5 इक्वल्स टू a4 माइनस 1। a4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, 0 थी वो, 0 माइनस 1 जो कि आ गया माइनस 1। अब हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिसेंडिंग सीक्वेंस है, जिसमें वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। तो अब इसको सीरीज़ भी बना के लिखना है। तो सीरीज़ बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म थी 2 प्लस सेकेंड टर्म क्या थी 2 प्लस थर्ड टर्म क्या है, यहाँ से थर्ड टर्म है 1, थर्ड टर्म 1 आई थी, फोर्थ टर्म आई हमारे पास 0, और फिफ्थ टर्म जो है ना नेगेटिव 1 आई है। तो हमारे पास ये 13 क्वेश्चन हो गया है। 13 क्वेश्चन की जो हमें सीरीज़ बनानी थी हम वो सीरीज़ भी बना चुके हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फिबोनाची सीक्वेंस, तो ये फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस को रिकरेंस रिलेशन के तरीके से लिख के बताया गया है कि 1 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a2, यानी कि यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि a1 और a2 की वैल्यू जो है वो इक्वल है और वो 1 है। एंड यहाँ से हमारे पास रिकरेंस रिलेशन गिवन है। देखिए रिकरेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2।
आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ n लिखा है यानी कि ये कोई भी टर्म है, यहाँ n-1 लिखा है यानी कि ये इससे प्रीवियस वाली टर्म है, और n-2 कर दे तो इसका मतलब ये वाली टर्म और छोटी हो गई है हमारे पास यहाँ से। तो ये रिकरेंस रिलेशन क्या कर रही है, फिबोनाची सीक्वेंस वाली पिछली दो टर्म्स का सम देगी हमें। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बताई हुई है साथ में कि जो n की वैल्यू है हमारे पास वो है ग्रेटर देन 2, यानी कि n की मिनिमम वैल्यू हम क्या डाल पाएंगे, 3 डाल पाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि फाइंड करना है, हमें बताया यहाँ पे क्या फाइंड करना है। इन्होंने कहा फाइंड an+1 डिवाइड बाय an, और फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू हमें 1 2 3 4 5 डालनी है, और वो किस में 1 2 3 4 5 डालनी है, इस एक्सप्रेशन में आप 1 2 3 4 5 डाल के देखो क्या आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो देखो ये हो जाएगा a2/a1। फिर अगर हम n की वैल्यू यहाँ से 2 डालेंगे, इस जगह वैल्यू डालने की बात कर रहा हूँ मैं, n की वैल्यू अगर हम 2 सब्सिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा a3/a2। अगर हम n की वैल्यू 3 सब्सिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा a4/a3। अगर हम n की वैल्यू 4 सब्सिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a5/a4। और अगर हम n की वैल्यू 5 डालते हैं तो ये बनेगा a6/a5। तो हमें ये 5 अलग अलग रेशो फाइंड करने हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं इन सभी रेशोज़ में a1 a2 a3 a4 a5 और a6 तक की टर्म्स इन्वॉल्व हैं। a1 और a2 की हमारे पास वैल्यू है, तो हम क्यों ना अब डायरेक्ट यहाँ से a3 फाइंड करें। a3 फाइंड करने के लिए हम रिकरेंस रिलेशन यूज़ करेंगे। कौन से वाली रिकरेंस रिलेशन, ये वाली। तो यहाँ इस रिकरेंस रिलेशन में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, n की वैल्यू 3 पुट करने वाले हैं। पुट n इक्वल्स टू 3। 3 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म तो गिवन है, तो थर्ड 3 ही पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 3 पुट करेंगे देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a3 इक्वल्स टू a2 माइनस a1। मैं एक काम करता हूँ, सब्सिट्यूट करके दिखाता हूँ वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, जो कि बन जाएगा a2 प्लस a1। a2 और a1 की वैल्यूज़ हमारे पास है, क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग में 1 और 1। तो आप देख सकते हो यहाँ से देख सकते हो कि a3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी रिकरेंस रिलेशन में n की वैल्यू 4 सब्सिट्यूट करेंगे। तो a4 क्या बन जाएगा, a4 बन जाएगा, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a4 बन जाएगा a3 प्लस a2। a3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 2, a2 की वैल्यू थी 1, तो a4 की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ चुकी है 3। नेक्स्ट यहाँ से पुट करते हैं हम n की वैल्यू 5। n की वैल्यू 5 पुट करने से रिकरेंस रिलेशन से हमारे पास आ जाएगा a5 इक्वल्स टू a4 प्लस a3। a4 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू अभी हमने पिछले स्टेप में ही फाइंड किया है, वो है 3। और a2 की वैल्यू भी हम थोड़ी देर पहले, a3 की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, a3 की वैल्यू थी 2। तो इसको ऐड करके आया 5, यानी कि a5 यानी कि फिबोनाची सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म जो है वो 5 आ गई है। अब यहाँ पर हम n इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे और रिकरेंस रिलेशन से हमें मिलेगा a6 इक्वल्स टू a5 प्लस a4। a5 और a4 हम फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस स्टेप्स में, तो यहाँ से ये आ चुका है 8। सिक्स टर्म की वैल्यू 8 आ गई है। अब देखो हमें स्टेटमेंट में बताया था कि a2/a1 रेशो फाइंड करना है, तो a2/a1 रेशो क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू भी 1 थी, a1 की वैल्यू भी 1 थी, तो a2/a1 रेशो की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है a3/a2 रेशो। a3 की वैल्यू अभी हमारे पास आई थी 2 और a2 की वैल्यू तो 1 थी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से a3 की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आई थी ये। तो ये हो गया 2/1, यानी कि यहाँ से मिली वैल्यू 2। फिर अगर हम a4/a3 रेशो फाइंड करने चाहें तो a4 की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 और a3 की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2, तो ये रेशो आ चुका है 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट रेशो हमें फाइंड करना है a5/a4। a5 की वैल्यू देखिए यहाँ लिखी हुई है, a5 की वैल्यू है 5 और a4 की वैल्यू थी 3, तो ये रेशो आ गया 5/3। नेक्स्ट जो हमें रेशो फाइंड करना है वो फाइंड करना है a6/a5। तो a6 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8 और a5 की जो वैल्यू है वो है 5। तो सिंपलेस्ट टर्म्स में ये रेशो होगा 8/5।
इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। आप इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं एपी एपी वाली एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि एक्सरसाइज 9.2 पे बेस्ड होगी। तब तक पढ़ते रहें, कुछ नया सीखते रहें। जल्दी आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय, टेक केयर।